इतिहास में जब हम आधुनिक इतिहास की बात करेंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत में कई सारी जो है आंदोलन होती हैं, कई सारे क्षेत्रीय क्रांतियाँ होती हैं, विद्रोह होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सिर्फ भारतीयों के द्वारा ही नहीं, अंग्रेज़ों के द्वारा भी कई सारी मनगढ़ंत कह सकते हैं, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वह अपनी सुविधा अनुसार भारतीयों पे कुछ भी अत्याचार कर देते हैं, कोई भी एक्ट ला देते हैं, ठीक है ना, कोई भी फरमान आदेश वगैरह जारी कर देते हैं। उसी में से एक घटना है हमारा बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में होता है। इसकी जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि इस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वह लॉर्ड कर्जन होते हैं 1905 में, और कर्जन का जो कार्यकाल रहता है वह 1899 से 1905 तक रहता है। मतलब 1899 से लेके 1905 तक रहता है। चूँकि बंगाल विभाजन के बाद कई सारी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनके बाद से इनको यहाँ से मतलब भारत को छोड़ के इंग्लैंड भेज दिया जाता है। इसके बारे में जानेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। तो इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है जिसको मैं बोर्ड पे लिखूं, आपको मेरी बातों पे गौर करना होगा, ठीक है। और अगर आप सीरियसली अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कॉपी पेन उठाइए और कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको बोलूँगा उसको आप नोट भी करते रहेंगे, तब जाके जो है इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए 1905 में जब लॉर्ड कर्जन वायसराय होते हैं, ठीक है ना, भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, वायसराय नहीं गवर्नर जनरल होते हैं, तो इनका जो ये कार्यकाल होता है यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सबसे हाईएस्ट, ठीक है ना, हाईएस्ट ये पीक पॉइंट होता है। साम्राज्यवाद कहने का तात्पर्य है जब से ब्रिटिश सरकार भारत में अपना ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना करती है, उसके बाद जैसे जैसे ये लोग भारत के प्रशासन में दखल देते हैं तो वैसे वैसे ही पहले दिल्ली सल्तनत पे अधिकार करते हुए और भी कई सारी चीज़ों को, भारत के कई सारे हिस्सों को, क्षेत्रों को अपने अधीन लाते हैं। तो ये जो कर्जन का कार्यकाल था, ये जो समय था, इस समय ब्रिटिश शासन के प्रशासन के साम्राज्यवाद का मतलब क्षेत्र विस्तार का हाईएस्ट पीक पॉइंट माना जाता है, ठीक है। हालांकि इसके बाद से जो है ऐसी कई सारी घटनाएं नहीं देखने को मिलती है जहां साम्राज्यवाद की जो उनकी एक नीति थी वो दिखता है। इसके बाद से शुरू होता है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है ना। स्वतंत्रता आंदोलन तो कई सारे होते रहते हैं, लेकिन यहाँ से इसके बाद से जो कई सारी बदलाव जो होती हैं इतिहास के अंदर देखने के लिए मिलती है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित होता है। तो इसको जब हम समझते हैं तो कर्जन के काल में, कर्जन के इस गवर्नर जनरल के काल में सबसे इनका एक विवादित जो घटना है वही है बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन का जब नाम लिया जाता है तो बंगाल विभाजन 1905 का इनका सबसे विवादित जो है ये एक घटना होती है। अब देखिए बंगाल विभाजन हुआ क्यों, ठीक है, क्या कारण था कि बंगाल विभाजन, बंगाल को बांटना पड़ा, ठीक। जब इसको हम देखते हैं तो हमको दोनों पक्ष को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत पे अपना शासन चला रही है, तो कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक ऑथेंटिक जो होती है कारण जरूर होता है, बिना उस कारण के कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो उसी में ब्रिटिश सरकार अपना एक कारण बताती है कि बंगाल एक चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र था, ठीक है। अगर आज की हम बात करें तो आज का बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम ये सहित, ठीक है ना, बांग्लादेश, ये सारे उस समय ये सारे जो हैं बंगाल के ही हिस्से हुआ करते थे। 1905 तक बंगाल का हिस्सा था, ठीक है, उसके बाद भी था, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1905 के समय ब्रिटिश सरकार कहती है कि हमको बंगाल में प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि बंगाल को प्रशासनिक तौर पे चलाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है,
ठीक है ना। तो इसके लिए ये अपना रीज़न बताते हैं कि हमें बंगाल का विभाजन करना होगा, 2 हिस्सों में बांटना होगा, ताकि जो है इसको एक अलग अलग करके हम इसको सही ढंग से इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को चला सकें। ठीक, तो ब्रिटिश सरकार का तो यही कहना था। ठीक है, मानते हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से एक राय रखी कि हम बंगाल को क्यों बांटना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है भारतीयों की, तो भारतीय यहाँ देखते हैं कि इतने वर्षों से जो बंगाल का शासन चलते आ रहा है वहाँ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीज़ें आराम से हो रही हैं, टैक्स आसानी से वसूले जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से थी, लेकिन भारतीयों ने जब देखा तो उन्होंने ये चीज़ जाना कि इनका वास्तव में जो है बंगाल विभाजन का प्रशासनिक असुविधा एक कारण नहीं है। क्योंकि मैंने बताया अभी कि इस समय जो है भारत में राष्ट्रवाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके साथ हिंदू मुस्लिम एकता जो है काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इनको ये महसूस करते हैं कि अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रवाद तेजी से पनपे। ठीक, वो नहीं चाहते हैं कि देश के सभी लोग आपस में एकता के साथ रहें। ठीक, और जो हम एक बहुत चर्चित एक श्लोक कहते हैं, एक वाक्य कहते हैं, फूट डालो राज करो, तो अंग्रेजों का फूट डालो राज करो यहीं से ही शुरू होता है। इसी बंगाल विभाजन से ही आपको एक स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा आगे 1905 के बाद 1906 जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो उसमें कैसे अंग्रेजों ने सहयोग किया कि आप मुस्लिम लोग एक अपना अलग संगठन बनाइए। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे एक पृथक चुनाव का मांग शुरू होता है, और ऐसे ऐसे करते करते जो है बाद में देश का विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान में। ठीक, इसको भी आगे हम पढ़ेंगे। तो इनका यही था कि भाई यहाँ की जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ना है, उसको कमज़ोर करना है, देश में जो एकता चल रही है एकता को भी तोड़ा जाए, हिंदू मुस्लिम को बांटा जाए, अलग किया जाए, इनमें जो है कुछ फूट डालने वाला काम किया जाए। ठीक है, अब चूंकि बात यहाँ ये चीज़ आ रहा है कि ठीक है आप इसको बांट रहे हैं, चूँकि बंटवारा तो हुआ है, तो बंटवारा हुआ तो किन 2 क्षेत्रों में हुआ, इसके लिए हम देखेंगे कि बंगाल 2 हिस्सों में बंटता है। बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक को बोलते हैं पूर्वी, ठीक है ना, पूर्वी बंगाल, और दूसरा जो होता है पश्चिमी बंगाल। तो जब बंगाल का विभाजन किया जाता है तो उसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का नाम दिया जाता है। ठीक, तो अब कौन कौन से क्षेत्र इसमें आए। पूर्वी का मतलब है बंगाल का कुछ हिस्सा सहित उधर आपका ये हो गया बांग्लादेश साइड। पश्चिमी का हिस्सा हो गया भारत के हिस्से, ठीक है, जो इसमें भारत के हिस्से हैं। तो पूर्वी बंगाल में हम देखते हैं कि असम को मिला दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ जितने भी राजशाही उस समय उस वक्त उधर के थे, राजशाही क्षेत्र थे, सबको मिला दिया जाता है। चटगांव जो था इसको इसमें मिला दिया जाता है। ढाका जो है इसको मिला दिया जाता है। ठीक है, जो कि ये चटगांव ढाका जो है आज के बांग्लादेश के हिस्से हैं और बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, और जब हम पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं तो इसमें बंगाल आ जाता है। ठीक है, उड़ीसा आ जाता है, आज का बिहार झारखंड जो भी है, ये सारे क्षेत्र जो हैं पश्चिमी बंगाल में आते हैं और ये सारे क्षेत्र पूर्वी बंगाल में आ जाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और भी देखना होगा कि जब इन्होंने ये बंटवारा किया तो अगर उनको ये चीज़ें होती कि हाँ भाई हम प्रशासनिक सुविधा के अनुसार से बांट रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं था, शायद आगे नहीं दिक्कत होता। लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ ये भी पता चलता है कि इस समय इन्होंने पूर्वी बंगाल में सबसे अधिक कौन सी जनसंख्या थी, मुस्लिमों की। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के अधिक माने क्या था, एक बहुसंख्यक थे। पश्चिमी बंगाल में देख रहे हैं तो यहाँ हिंदुओं का संख्या अधिक था। ठीक है ना,
तो आप जब इसको जानेंगे इतिहास में तो आपको यही चीज़ मिलेगा कि इन्होंने प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, भले ही वो कह रहे हैं कि प्रशासनिक सुविधा से हमने बांटा है, लेकिन यहाँ कहीं प्रतीत नहीं होता है कि इन्होंने जो बांटा, जो बंटवारा किया वह प्रशासनिक सुविधा के अनुसार था। यहाँ इन्होंने जो है भारत को टुकड़े करने वाला यह अपना बुद्धि लगाया, ठीक है ना। इन्होंने धर्म के आधार पर बांटा, ठीक है, इन्होंने धार्मिक आधार को आधार मान के इन्होंने इसकी बंटवारा किया, ठीक है ना। ये सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, ये सभी हिंदू बहुल क्षेत्र थे, तो इस तरह से इसमें हिंदू मुस्लिम को बांटा गया था, ठीक है। तो इनका ये सारा चीज़ था। अब हम अगर कुछ देखते हैं, जब इतिहास में हम अपना विचार लाते हैं, जब हम उसको काफ़ी गहराई से समझते हैं, तो हमने देखा ये चीज़ कि इसका उद्देश्य क्या था। मानते हैं ये कारण था, उन्होंने बताया, तो उद्देश्य क्या बता रहे हैं इसमें। देखिए कुछ ऐसे भी उद्देश्य हैं जो कि उस समय तत्कालीन जो समय था उसके अनुसार उन्होंने बनाया था। देखिए उस समय सबसे अधिक प्रभावशाली एक संस्था थी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो ब्रिटिश सरकार पर समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा इनका दबाव रहता था। ब्रिटिश सरकार के प्रति सबसे अधिक अपना प्रभाव छोड़ता था तत्कालीन उस समय का INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना। कांग्रेस का उस समय काफ़ी मतलब वो बोलते हैं प्रभाव रहता था, तो ये एक चीज़ था। और इसके बाद से ये चाहते थे कि कांग्रेस कमज़ोर पड़ जाए, ठीक है, चूँकि कांग्रेस में उस समय जब एकता काफ़ी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी इस संगठन में थे, ठीक है, सब बढ़ चढ़कर अपना अपना योगदान देते रहते थे। लेकिन इसके बाद से ये चाहते थे कि कुछ ऐसा करे जिसमें कि कांग्रेस कमज़ोर पड़ जाए, ठीक है। इसके बाद से जब बात आती है तो हम ये भी देखते हैं कि मुस्लिम जो संप्रदाय हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, ठीक है ना, जो मुस्लिम लोग थे उनमें संप्रदायवाद को उभारना चाहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी इनका ये मंशा था। चलिए, तो मेन रीज़न इतना ही था, ठीक है। इसके बाद से अब कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमको जानना पड़ेगा। सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा एक बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। देखिए अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें, टाइमलाइन मतलब कब चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें, समय अवधि जो भी है उसको हम बात करें, तो हम देखते हैं सबसे पहले जो होता है करजन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करता है, ठीक है ना। घोषणा कब होती है? 20 जुलाई को, और ये सारी चीज़ें 1905 में ही रहेगी, ठीक है ना, ठीक है। 20 जुलाई को ये घोषणा करता है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, ठीक। अब देखिए जब 20 जुलाई को ये घोषणा हो जाती है तो यहाँ से जो है कई सारी चीज़ें आंदोलन का रूप लेना शुरू करती है, क्रांतियों का रूप लेना शुरू करती है। और जो है जैसे अगर देखो एकाएक बंगाल का विभाजन होता तो शायद कम प्रभाव पड़ता। अब 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले अगर कोई चीज़ें पहले से बता दी जाती है तो उसमें बहुत सारा समय भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो वही हुआ भारतीयों के साथ। भारतीयों ने जब समझ लिया कि भाई घोषणा हो गई है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा तो पर्याप्त अवसर मिला, सभी ने अपने अपने तरीक़ों से, ठीक है, कई सारे संगठन बनाए, ठीक है ना। उनके द्वारा जो है विरोध भावना के लिए या विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार होते रहे। तो यहाँ घोषणा की जा रही है कि 20 जुलाई 1905 को कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। और इसके बाद से एक और चीज़ आपको याद रखना होगा, जैसे मैंने बताया एक समय है 7 अगस्त, ठीक है ना, एक 7 अगस्त है 1905 की भी बात है, ठीक है ना। तो 7 अगस्त के दिन बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल, ठीक है ना, बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के ही टाउन हॉल में कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं। कुछ नेता लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ जनता इकट्ठा वहाँ पे होते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे एक चीज़ आती है जो कि आंदोलन का रूप लेगी बाद में, वह है स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना। तो यहाँ से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है उस बैठक के बाद
कि हम यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन करेंगे, यहाँ पे हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, यूरोपीय देशों से आने वाली वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे, और स्वदेशी लोगों मतलब स्वदेशियों के द्वारा बनाए हुए अपने देश के लोगों द्वारा जो भी चीज़ें निर्मित की गई हम उसको मतलब अपने जीवन में लाएंगे। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो एक और इसी में घटना होता है, ठीक है ना, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन था, ठीक है ना, बनारस अधिवेशन, ये जो कि 1905 में ही हुआ था, 1905 का ही बनारस अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन में ये स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, ठीक है ना, इसको भी प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस भी इसके विरोध में है। ठीक, इसके बारे में और जानेंगे, पहले टाइमलाइन को देख लिया जाए। तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। 7 अगस्त को बंगाल के कलकत्ता में वहाँ के टाउन हॉल में एक मीटिंग होती है जहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव जो है उन लोगों के द्वारा पास किया जाता है कि अब यहाँ पे इसका होगा। ठीक, तो वास्तव में बात आती है कि बंगाल का विभाजन होता कब है। तो बंगाल का विभाजन जो होता है 16 अक्टूबर को होता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन 1905 में होता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, और ये सारे चीज़ जो हैं लॉर्ड कर्जन के काल में ही होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के काल में होता है। चलिए, जब 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है तो बंगाल के विभाजन में पूर्वी बंगाल में इंच को, असम, राजशाही जो भी उस वक्त के उस क्षेत्र के थे उसको मिलाया जाता है, चटगांव को, ढाका को मिलाया जाता है, इसको मिला के, ठीक है ना, पूर्वी बंगाल बना दिया जाता है। बंगाल, आज का जो बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड है, इन सबों को मिला के जो है आपको पश्चिमी बंगाल में 2 भागों में बांट दिया जाता है। ये क्षेत्र आपका पूर्वी बंगाल होता है और ये क्षेत्र पश्चिमी बंगाल होता है। पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र होते हैं और इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर है। जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कारण में बताया कि ये प्रशासनिक असुविधा को देखते थे, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में इनका जो उद्देश्य था वह राष्ट्रवाद को कम करना था, एकता को तोड़ना था, ठीक है, धार्मिक आधार पर इनको बांटना था। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप चुपके से कोई चीज़ बनाते हैं या कुछ भी चीज़ आप करते हैं, चुपके से हो या चाहे सामने से हो, समझ सबको आती है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जब 16 अक्टूबर का दिन आता है, 16 अक्टूबर के दिन, तो इस दिन जो है सभी समझ रहे थे कि आपका उद्देश्य क्या है। तो उस उद्देश्य को मतलब प्रभावी नहीं हो, वो जो चाह रहे हैं वो किसी को दिखे नहीं, हमारी एकता उसके सामने दिखे, तो इस समय भारतीयों के द्वारा इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे और जहाँ आपको आवश्यक है आप उसको नोट करते जाएंगे। शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको काला दिवस, काला दिन के रूप में मनाया जाता है। काला दिन कहिए या दिवस कहिए, ठीक है ना, ये इस रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम ये भी देखते हैं, ठीक है, कि सारे लोग एकता को बनाए रखने के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी लोग हो, सब लोग आपस में राखी बांधते हैं। ठीक है, मतलब जो उनकी मंशा थी कि हम भाई हिंदू मुस्लिम को तोड़ देंगे, लोगों के बीच टकराव को पैदा करेंगे, ठीक है ना, तो इन सबों से अलग हटके ये अपनी एकता को दिखाने के लिए राखी बांधते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं जगह जगह पे लोग उपवास रख रहे हैं। इस दिन सभी जो लोग हैं उपवास रख रहे हैं। ठीक है, अगर बात की जाए तो यहाँ वंदे मातरम गाया जा रहा है। हालांकि बाद में ये राष्ट्रीय गीत बना था, ठीक है ना, लेकिन वंदे मातरम गाया गया। कई सारे राष्ट्रीय गीत गाए गए, ठीक है ना, राष्ट्रीय गीत गाया गया। कई लोग नए नए इसी समय जो है राष्ट्रीय गीत को लिखते गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हुई, मतलब कि ये कहिए बंगाल विभाजन प्रभावी भले ही हो गया, लेकिन इसका प्रभाव भारतीय जनता पे कम पड़े। भारतीय लोग इससे दुखी ना हो, ये ना समझे कि हम बट गए तो अब हमारा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय चली आ रही थी। ठीक है, उस समय किया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन
सिर्फ इतना ही नहीं रहा, अब जो है बंगाल विभाजन के बाद जैसे मैंने बताया कि स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, बहिष्कार आंदोलन शुरू होता है, ठीक है ना। तो स्वदेशी आंदोलन को हम जब समझेंगे तो देखेंगे कि भारत के सिर्फ बंगाल में ही नहीं, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन या इसको बोल रहे हैं बहिष्कार, ठीक है ना, स्वदेशी या बहिष्कार इसको जब हम बोलेंगे तो देखेंगे कि ये सिर्फ बंगाल और बंगाल के आसपास के क्षेत्रों तक ही ये मतलब सीमित नहीं था, भारत के विभिन्न हिस्सों में इसका विरोध किया गया, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन आता है तो हम देखते हैं कि इसमें कई सारे लोग हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है, एक नंबर की हम जब बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, ये सब मुख्य नाम है जिनके नेतृत्व में जो है स्वदेशी आंदोलन को उस समय बढ़ावा दिया गया इस बंगाल विभाजन के समय। तो बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई और पुणे, ठीक है ना, बम्बई कहिए या मुंबई कहिए, उस समय का बॉम्बे होता था, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ना, बॉम्बे और पुणे में, ठीक है ना, बॉम्बे और पुणे में ये जो है अपना स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाते हैं, मतलब उसका विरोध करते हैं। उसके बाद से जब देखते हैं अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, ठीक है ना, एक नाम आता है अजीत सिंह का, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। इन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ये स्वदेशी आंदोलन का विरोध प्रदर्शन करते हैं। अगर एक नाम और देखें तो दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली में हैदर रजा, ठीक है ना, सैयद हैदर रजा नाम है उनका, ठीक है ना, तो सैयद हैदर रजा ये दिल्ली को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते हैं, इनके जो नेतृत्व में इसका विरोध किया जाता है। इसी तरह चिदम्बरम पिल्लई नाम था, ठीक है, पी आनंद चार्लू, ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है ना, चिदम्बरम पिल्लई, पी आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर और टी.एम. नायक, ये 4 लोग थे। एक बार फिर से नाम याद रखें, चिदम्बरम पिल्लई, पी आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर और उसके बाद से टी.एम. नायक, ये 4 लोग जो थे मद्रास प्रेसिडेंसी से, मतलब उधर से, उस क्षेत्र से ये जो है इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि भाई लगभग सारे हिस्सों से, ठीक है ना, बंगाल से तो हो ही रहा है, ठीक है ना, बंगाल से हो ही रहा है, ठीक है, इसमें अरविंद घोष भी थे, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, समझ गए। तो लगभग पूरा देश इसमें इन्वॉल्व होता है, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सिवाय यहाँ तक तो समझ में आ गई आपको कि हाँ, एक चीज़ आप याद रखेंगे कि वहाँ मैंने वंदे मातरत लिख दिया था, तो चूँकि वो वंदे मातरम होगा, आप उसको ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ें हैं जो शायद बोलते वक्त कुछ गलत बातें निकल गई हैं, वो ये कि मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, दरअसल जो है यह विरोध सारी चीज़ें जो हैं बंगाल विभाजन के संदर्भ में कहा गया है। कहीं पे मैंने एक जगह मैंने इसको रिप्ले करके देखा था तो वो स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार, ठीक है ना, तो ये बातें गलत हैं, आप इसको याद रखेंगे। ये सारे विरोध जो है वह बंगाल विभाजन के संदर्भ में होगा, ठीक। चलिए, इसके बाद से जो बात आती है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, कि बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे और पुणे से नेतृत्व करते हैं। इसके बाद से चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू और टी.एम. नायर, ये मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र से ये जो है बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं। इस समय जब हम देखेंगे कि इसमें जब विरोध होता है तो छात्र, युवा स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, अदालतों का बहिष्कार किया जाता है, सरकारी नौकरी तक लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद से कई सारे लोग उपाधियों का भी बहिष्कार करते हैं, लौटाते हैं, ठीक। इसमें एक चीज़ आपको ये भी जानना है कि
बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक इसी समय कहा गया था। भारतीय अशांति का जनक, ठीक है। इसको कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है ना। एक अंग्रेज अधिकारी थे वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है ना, याद रखेंगे। अंग्रेज एक अधिकारी थे वैलेंटाइन सिरोल, उन्होंने तिलक को मतलब बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था इसी बंगाल विभाजन के विरोध के समय। फिर इसके बाद से हम इसी में हम देखते हैं कि एक जो है नाम आता है, ठीक है ना, बंगाल की अनुशीलन समिति, ठीक है ना, बंगाल की अनुशीलन समिति। बंगाल की अनुशीलन समिति, इसी समिति का एक पत्रिका था युगांतर, ठीक है ना, याद रखेंगे युगांतर। इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है ना, चूँकि यह एक क्रांतिकारी संस्था थी, ठीक है ना, यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। इसके वारिंद्र, याद रखेंगे, ठीक है ना, वारिंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष नहीं, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। क्या? वारिंद्र, याद रखेंगे, वारिंद्र नाथ घोष, ठीक है, और भूपेंद्र नाथ दत्ता या दत्त बोलिए, ठीक है ना, याद रखेंगे। एक और चीज़, यहाँ नाथ इसका है, ये इसका कुमार होगा, ठीक है ना। तो वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने अनुशीलन समिति इसी समय बनाया था और इसी समय एक युगांतर पत्रिका भी ये जारी करते थे। चूँकि यह एक क्रांतिकारी संगठन था, इससे इन लोगों ने अपने समिति के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन बंगाल विभाजन के प्रति किया था। एक और आता है इसी में, ठीक है ना, एक और इसी में आता है स्वदेश बांधव समिति। क्या? स्वदेश बांधव समिति। देखिए, ये भी समिति इसी समय बनाया था। ये एक थे अध्यापक, ठीक है ना, अध्यापक मतलब टीचर, ठीक है ना, ठीक है। ये एक टीचर थे जिनका नाम था, ठीक है ना, अश्विनी कुमार दत्त। क्या? अश्विनी कुमार दत्त, याद रखेंगे। अश्विनी कुमार दत्त जो थे ये एक टीचर थे, ठीक है ना, अश्विनी कुमार दत्त। ये स्वदेश बांधव समिति बनाते हैं इसी समय और इनका जो मतलब ये समिति बनाने का उद्देश्य था कि आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों को एकत्रित करना, ठीक है, ये इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बंगाल विभाजन के समय होती हैं। इसी समय स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन चलता है। इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि इसी समय बंगाल विभाजन के समय में ही रविंद्रनाथ टैगोर एक लिखते हैं अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला, ठीक है ना। अमार सोनार बंगला जो है ये एक लिखते हैं। इसको विरोध प्रदर्शन के समय जुलूसों में गाया जाता है। जुलूसों में और भी सारे राष्ट्रीय गीत गाए जाते हैं, राष्ट्रीय कविताएं गाई जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अमार सोनार बंगला को लिखा था इसी समय। और यही जब 1971 आया जब बांग्लादेश भारत से अलग हुआ, तो इसी को उस समय बांग्लादेश ने, ठीक है ना, राष्ट्रीय गीत के रूप में, राष्ट्रीय गीत का है ये गान था, ठीक है, आप देख लीजिए। तो वो अपना राष्ट्रीय गान के रूप में इसको नहीं, राष्ट्रीय गीत बनाया था साहब, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। तो राष्ट्रीय गीत के रूप में इन्होंने अपनाया बांग्लादेश ने, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब जो बात आती है कि बंगाल विभाजन क्या हमेशा के लिए रहा? नहीं रहा।
बंगाल विभाजन, ठीक है, इससे पहले एक और चीज़ आप समझ लें, बंगाल विभाजन में लगभग सभी लोगों का जो है योगदान रहा, लेकिन इसमें दो ऐसे भी समाज थे जिन्होंने कह सकते हैं कि इस पे अपना समुचित योगदान नहीं दिया। वह थे भारतीय किसान और मुस्लिम। चूँकि मुस्लिम लोगों के बारे में ये चूँकि फूट डालो राज करो की नीति उनको ही भारत में क्या था, संप्रदायवाद को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज चाहते थे, ठीक है ना, कि ये मुस्लिमों पे हम दबाव डालें, मुस्लिम को अपने तरफ करें, ताकि जो है ये राष्ट्रवाद की भावना यहाँ से ख़त्म हो, कमज़ोर हो, ठीक है ना, और हिंदू मुस्लिम एकता कमज़ोर हो। तो इसमें दो जो है समूह थे, किसान और मुस्लिम समुदाय। ये दोनों जो है इस आंदोलन से वंचित रह गए, मतलब उन्होंने अपना भरपूर योगदान नहीं दिया। ठीक, इसके बाद से हम एक चीज़ यहाँ पे एक घटना होती है जो कि 1911, हम इसके बाद पढ़ेंगे 1906, ठीक है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना समझेंगे, वहाँ पे कैसे अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत जो है मुस्लिम समुदाय को बढ़ावा दिया कि आप एक संगठन बनाए, मुस्लिमों का एक संगठन बनाए, ठीक है ना। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो भारतीयों के द्वारा भारतीयों के आग्रह पे जो नहीं मानी जाती थी, वो मुस्लिमों के द्वारा तुरंत ही मान ली जा रही हैं, मतलब एक अलग से उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे कैसे कब क्या हो रहा है। यहाँ पे हम समझेंगे कि 1911 में एक घटना होता है जहाँ पे बंगाल विभाजन बाद में रद्द हो जाता है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन होता है कर्जन के काल में, ठीक है ना। बंगाल विभाजन तो लॉर्ड कर्जन के काल में होता है, लेकिन ये बंगाल का जो विभाजन रद्द होता है ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में होता है, ठीक है। ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के काल में होता है ये समय। तो देखिए 1911 में एक घटना होती है, ठीक है, जहाँ पे इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन आते हैं? जॉर्ज पंचम और मैरी, ये महारानी मैरी थी, इनकी पत्नी, ठीक है। तो ये जो थे दोनों आते हैं भारत में 1911 में, ठीक है ना। और इनके जो है स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगाया जाता है, दिल्ली में दरबार लगाया जाता है, जिसको दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दिल्ली दरबार, ठीक है ना, याद रखेंगे दिल्ली दरबार। और ये तीसरा दिल्ली दरबार था, ये भी याद रखेंगे। ये 1911 का जो दिल्ली दरबार लगा था ये तीसरा था। इसके पहले भी दो दिल्ली दरबार लग चुके थे, एक 1877 में और दूसरा 1903 में। तो आपको तो याद है कि कर्जन का काल जो है 1899 से 1905 के बीच में रहा, तो 1903 में हुआ था। इसका मतलब है कि दूसरा जो है वह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ था। और 1877 का जो कार्यकाल था, 1877 का जो दिल्ली दरबार था वह लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में हुआ था। कौन? लॉर्ड लीटन। तो देखिए सबसे पहले ये दिल्ली दरबार से क्या मतलब है। दिल्ली दरबार का मतलब जो 3 वो दिल्ली दरबार लगा था, वो तीनों दिल्ली दरबार में किसी न किसी सम्राट से संबंधित ही था और वहाँ पे उनकी ताजपोशी की गई थी, उसको हम समझेंगे। पहले हम इसको समझ लें कि 1911 में क्या हुआ था। मतलब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में। तो जब जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आए थे तो इनकी स्वागत के लिए जो है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार लगाया। और इसमें बेशुमार धन की बर्बादी हुई थी, बेशुमार धन, ठीक है ना। जो पहले दूसरे में हुआ था उसमें भी ज़्यादा इस समय हुआ था, ठीक है। इसको हम समझेंगे थर्ड है। तो इसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आते हैं, ठीक है। और इसी समय जो है घोषणा की जाती है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा, या इसी में हम कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक है। और इसमें एक और नया चीज़ हुआ। क्या? एक और नया चीज़ हुआ 1911 में, वह हुआ कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ होता है कि 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द होता है तो तब उस समय जो कि पहले से कलकत्ता को राजधानी बनाया गया था, तो अब यहाँ पे कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है ना।
तो ये घोषणा होती है 1911 में, लेकिन दिल्ली राजधानी बनता है 1912 में। ठीक है, राजधानी कब बनता है? 1912 में। एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन कभी आ सकते हैं, रद्द कब हुआ? 1911 में। बना कब? 1911 में। कब 1911 डालेंगे? जब 1912 ऑप्शन में नहीं रहेगा तब। तो अगर 1912 है तो आप 1912 में लिखेंगे, और 1911-12 दोनों है और पूछता है कि दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, तब 1912 करेंगे। ठीक है ना। और कब घोषणा किया गया? तो 1911 में। और कब घोषणा किया गया? तृतीय दिल्ली दरबार में। उस समय उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन सम्राट आए थे? जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी। ठीक है, तो ये चीज़ याद करेंगे। अब दिल्ली दरबार से एक बात चीज़ आप याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया ये तीसरा दिल्ली दरबार था, तो इसके पहले भी 2 दिल्ली दरबार आयोजित हो चुके थे। ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहला दिल्ली दरबार और दूसरा दिल्ली दरबार, ये 1877 में हुआ था, ये 1903 में हुआ था। 1877 का जो कार्यकाल था वह लॉर्ड लीटन का था, और ये जो था कर्जन का कार्यकाल था। ठीक, आपको याद है ना कि 1905 में क्या हुआ था? कर्जन के कार्यकाल में ये बंगाल विभाजन हुआ था। तो भाई ये कर्जन कब से कब था? 1899 से 1905 तक, तो इसी के बीच में आया। तो कर्जन दूसरा था, लॉर्ड लीटन तीसरा था, और चूंकि ये 1911 में हार्डिंग आया था, तो तीसरा जो है लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। याद रखेंगे। अब इसमें एक और चीज़ याद रखने है कि इसमें महारानी विक्टोरिया, इसमें याद रखेंगे महारानी विक्टोरिया। ठीक ना। महारानी विक्टोरिया को भारत का महारानी घोषित किया गया। ठीक है ना। महारानी विक्टोरिया को भारत का महारानी घोषित किया गया। ठीक है, और इस समय इनको केसर ए हिंद की उपाधि से, केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। किसको? महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, और इसी समय आप ये भी याद रखेंगे कि 1877 के समय में ही दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। इन्हीं के समय भयंकर अकाल पड़ा था, और ये इतने मूर्ख अंग्रेज थे कि अकाल पे ध्यान ना दिया लोग। ठीक है, और बेशुमार धन की बर्बादी इनके स्वागत में होने लगा। ठीक, ये सभी लोग जो क्या थे, मतलब ये दिखाना चाहते थे कि अंग्रेज जो है, यानी ब्रिटिश सरकार जो है, कितना पावरफुल है, वो इनका था उद्देश्य। मतलब इतने धन बर्बाद करने का यही उद्देश्य था कि ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। कर्जन के कार्यकाल में देखते हैं तो इसमें एक आता है एडवर्ड सप्तम। ठीक है ना, आप याद रखेंगे एडवर्ड सप्तम, नाम है उनका एडवर्ड जो है, अब इसको बोल सकते हैं सप्तम। तो इनकी एडवर्ड सप्तम की जो थी भारत के राजा के रूप में, सम्राट के रूप में इनका ताजपोशी था। तो इसके लिए जो है दूसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था 1903 में, और जो पहला में धन बर्बाद हुआ था उससे ज़्यादा इसमें बर्बाद हुआ था। ठीक है ना, और इनका उद्देश्य वही था, सरकार का शक्ति प्रदर्शन करना, ब्रिटिश सरकार का शक्ति प्रदर्शन करना। तीसरे के बारे में आप जान गए कि तीसरा जो है 1911 में था, लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इस समय जॉर्ज पंचम आते हैं और उनकी महारानी मैरी आती हैं। तो इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तीसरा दिल्ली दरबार का मुख्य जो है एक समय है, वह है कि इस समय कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित की जाती है, और इसी समय बंगाल का विभाजन जो है रद्द कर दिया जाता है। रद्द करना आवश्यक भी था, क्योंकि काफ़ी जो है, मतलब ये समझ लीजिए कि करने के लिए तो कर दिया गया, लेकिन उनके लिए भी एक, समझिए ना, एक बहुत बड़ा घाव था। कभी भी फूट जाता, कभी भी तबाही मचा देता। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो हम यहाँ ये चीज़ जान गए कि 1911 में घोषणा की गई, 1912 में जो है दिल्ली भारत का राजधानी, भारत का बोल सकते हैं कि उस समय का राजधानी बन गया। 1912 एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, देखिए 1912 था, इस समय बंगाल और बिहार को अलग किया गया। बंगाल से बिहार अलग हुआ, या बोल सकते हैं बिहार को बंगाल से अलग किया गया 1912 में। यह समय था 22 मार्च। कौन सा समय था? 22 मार्च।
इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। तो बंगाल से बिहार को 1912 में ही अलग किया गया। इसके साथ साथ बंगाल से तो बिहार अलग हुआ, बिहार के साथ और भी कुछ राज्य हैं जो इस समय अलग हुए थे। तो अब इसके बाद से एक समय और आता है 1936, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, बिहार, अब देखिए इसमें था 1912 में कि बंगाल से बिहार अलग होता है, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग होता है, ठीक है ना। मतलब उड़ीसा बिहार से अलग होता है। आप एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एक चीज़ याद रखेंगे कि जब बंगाल और बिहार एक था तो बिहार को एक नाम से जाना जाता था, सूबा ए बंगाल, ठीक है ना। मतलब इससे पहले जब बंगाल में था, बंगाल में बिहार था, तो बिहार को सूबा, ठीक है ना, सूबा ए बंगाल, ठीक है। आप आज भी आप देखेंगे कि न्यूज़पेपरों में सूबे सूबे लिखा रहता है। सूबे में मुख्यमंत्री, सूबे में क्या मतलब बिहार के बारे में सूबे कहा जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है सूबा ए बंगाल। जब बिहार बंगाल सब एक ही था तो बिहार को सूबा ए बंगाल कहा जाता था, ठीक है। और वह जो है आज भी जो न्यूज़पेपर है तो आज भी सूबे के नाम से इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब जो है बिहार उड़ीसा दोनों अलग होते हैं 1 अप्रैल को। फिर इसके बाद से एक और होता है जो कि वह है 15 नवंबर, ठीक है ना। अब 15 नवंबर के दिन बिहार झारखंड अलग हो जाते हैं, बिहार और झारखंड अलग हो जाते हैं। कौन? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। 15 नवंबर आप याद रखेंगे, 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड भी अलग हो जाता है। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था तो उस समय बिहार 12वां राज्य था। जब बंगाल से बिहार को अलग किया गया तो उस समय बिहार जो है 12वां राज्य बना था, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो लगभग ये सारी चीज़ें जो थी बंगाल विभाजन के दौरान हुई थी, ठीक है।